हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है उसका 7th क्लास का 8वां चैप्टर 7th क्लास का 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है पादप में जनन, यानी पादप में किस प्रकार जनन होता है इसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पौधे के कायिक अंग है, पौधे का जो कायिक अंग है, जड़, तना, पत्तियां, ये सभी अंग जो है पौधे का कायिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी जो हैं पौधे का कायिक अंग होते हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। यह पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, वृद्धि का जो निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा, यानी बरसात के समय में जो है, वसंत ऋतु के समय जो है आम के पेड़ों में यह देखना क्या कहता है, पुष्पित होते देखा होगा। यह पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों के निर्माण करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करना है। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। ये विषय पुष्प मतलब फूल जो है पादप में जनन का कार्य करते हैं। ये विषय किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ये विषय लैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे को जन्म दे सकते, ये गलत है। लैंगिक जनन में जो है बिना बीज के पौधे जन्म नहीं ले सकते। बीज के ही द्वारा जो है वो लैंगिक जनन में जन्म लेंगे। तो इसके लिए आप याद रखना कौन सा कथन सही है। 1 और 2 कथन जो है सही हो जाएगा। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नए पादप क्या होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ये तो सही है, लैंगिक जनन में नए पौधे जो हैं बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगते हैं। ये विषय जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये भी सही है। तो याद रखना इनमें कोई कथन जो है गलत नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है
जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आँखें कह देते हैं वे क्या होती है, यानी आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आँखें, जैसे आलू में इस प्रकार है जिसे हम लोग आँखें कहते हैं, वे क्या होते हैं? तो याद रखना कायिक कलिकाएं होती हैं। क्या होते हैं? कायिक कलिकाएं। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्श संधि से जुड़ा का बिंदु में भी कलिकाएं होती हैं। यह कलिकाएं पररों अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। किस पौधे का एक पत्ता नम्र मिट्टी में गिरता और प्रत्येक कली एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं? किस पौधे को? तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। ब्रायोफाइलम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम को पत्थर चट्टा। ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। चित्र 8.4 यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिकाएं मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती हैं। छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पौधे के कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य है? यह जनन की एक अलैंगिक विधि है। कायिक प्रवर्धन में यह जनन की एक अलैंगिक विधि है। जैसे प्रजनन की अन्य विधियों की तुलना में वृद्धि धीमी होती है, यानी प्रजनन में जो है विधियों की प्रजनन की अन्य विधियों यानी प्रजनन से किसी प्रजनन के अलावा अन्य विधि में जो है क्या होता है, उसमें वृद्धि जो है तेजी से होता है, जबकि प्रजनन में धीमी होती है। ये भी सही है, मान लिया जाए। क्या होते हैं प्रजनन की अन्य विधियों में, प्रजनन की अन्य विधियों में कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जिसमें तना, मूल, जड़, पत्ती के द्वारा जो है पौधों को नए इसके द्वारा पत्ती, मूल, तना के द्वारा नए पौधों को जन्म प्राप्त, नए पौधों को जन्म देना, ऐसे प्रबंधन को, ऐसी प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो मान लिया जाए एक पेड़ है, उसका टहनी गाड़ दिए, उसमें जो है धीरे से क्या होता है, कुछ समय के बाद इसमें पत्तियां आना हो जाती है, लग गया, तो इसमें और किसी जगह बीज को रोपे तो बीज में क्या होगा, बीज फूलेगा, उसके बाद अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद फिर पौधे के रूप में कन्वर्ट होगा। लेकिन कायिक प्रबंधन में क्या हो जाएगा, क्या इसमें इस पत्ती खिल होगा, उसके बाद क्या आता है, थोड़े कुछ समय के बाद इसमें पुष्प फूल आएगा, फूल आने के बाद फल आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तेजी से होता है। कायिक प्रबंधन में फूल, पुष्प, ये सब जो हैं फल तेजी से आता है, तुरंत आता है इसके बीज वाले पौधे के तुलना में। जैसे क्या गांव घर में जैसे कहते हैं कि कलम का पेड़ लगाइए,
बीज वाला नहीं, यानी बीज वाला का नहीं, कलम का पेड़ लगाए उसमें जल्दी फल आएगा। तो यही है। देखते हैं, इसका उपयोग उन पौधे के लिए किया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हो। नए पौधे अपने जनक की सटीक प्रतीत होती हैं। नए पौधे अपने जनक की सटीक प्रतीत होते हैं। तो इसमें जो क्या पूछा था, इसमें जो है कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य है। तो ये भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक विधि, एक अलैंगिक विधि नहीं, एक नहीं, इसमें याद रखना क्या होता है, बीजों से भी या अलैंगिक दोनों हो सकते हैं। एक अलैंगिक तो ये तो सही नहीं लग रहा। प्रजनन की अन्य विधियों की तुलना में ये सही है, ये गलत है। इनका उपयोग पौधे के लिए किया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ये भी नए पौधे अपने जनक की सटीक प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप अलैंगिक जनन जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसे मुकुल कहते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जनन के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। यानी कायिक अंग किसे कहते हैं? मूल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कली हो गया, ये सबको पौधे का कायिक अंग कहा जाता है। इससे अगर पौधे एक नए पौधे को जन्म देता, फूल हो गया, क्या कहते हैं, मूल हो गया, तने हो गया, पत्ती हो गया, मूल क्या कहते, कली हो गया, इससे अगर नए पौधे को जन्म देता है तो इसे कहते हैं कायिक प्रबंधन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह एक प्रकार का कैसी प्रक्रिया है? अलैंगिक जनन है। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कह रहे हैं कायिक प्रबंधन वाले पौधे में क्या होते हैं, पुष्प फल जल्दी आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, खमीर एक कोशिकीय जीव हैं जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। वे किस जगत से संबंधित है ये बताना है। ये एक कवक है। यह क्या है? खमीर एक कोशिकीय जीव है। यह एक प्रकार का कवक है। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिक जीव है। खमीर एक प्रकार का कवक है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, फंजाई तंतुमयी शैवाल डायस के द्वारा गुणन करते हैं। फंजाई तंतुमयी शैवाल, फंजाई हो गया, तंतुमयी शैवाल डायस के द्वारा गुणन करते हैं। तो याद रखना किसके द्वारा गुणन करते हैं? अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप को डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए।
रुई की जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि यह बहुत हल्के होते हैं इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सूक्ष्मात्मक आवरण से ढका रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसे होता है? मॉस और फर्न जैसे पादप में बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है जनन होते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नए जीव में क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही रहते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पौधे का जनन अंग एक्स होता है या डैश होता है। पौधों का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है। पौधों का जनन अंग, आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं पुंकेसर नर जनन अंग, स्त्री केसर को मादा जनन अंग है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पुंकेसर नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि स्त्री केसर मादा जनन अंग। ये सही है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होते हैं उभय लिंगी पुष्प कहलाते। गलत हैं। एक लिंगी कहलाते, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर अथवा स्त्री होगा, इन दोनों में कोई एक होगा, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जबकि यहाँ कहा गया उभय लिंगी, ये गलत हो जाएगा। मक्का, पपीता और ककड़ी। मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, ये भी सही है। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ये सही है। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? कथन जो है 1, 2 और 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3, जबकि दूसरा जो है गलत है। पुष्प का संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और
पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों में एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न नामक पादप पर पाए जा सकते हैं। जैसे क्या 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में परागकण होते हैं। याद रखना, पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर शीर्ष की चिपचिपी सतह जो पराग को फंसाकर रखता है वर्तिकाग्र होता है? याद रखना, पुष्प का वो कौन सा भाग स्त्री के शीर्ष की चिपचिपा सतह है। स्त्री केसर का जो है शीर्ष, स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग और चिपचिपा सतह होता है, पराग को फंसा कर रखता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, ये पुष्प हुआ, इस प्रकार पुष्प हुआ ना, पुष्प। ये क्या है? परागकोश। ये परागकोश, और परागकोश में ये थोड़ा सा इस प्रकार दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है? परागकण होते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में, छोटे छोटे बहुत महीन होते हैं, उसमें परागकण होते हैं। ये परागकोश से परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है, परागकण, ऐसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो ये क्या है? स्त्री केसर का भाग ये होता है, इस तरह बढ़िया से नहीं बना है, इस तरह होता है, और इस तरह यहाँ पर जो होता है क्या होता है? यहाँ पर जो होता है वर्तिकाग्र होते हैं। ये वर्तिकाग्र हुआ, ये वर्तिकाग्र ये ऊपर वाले हुआ वर्तिकाग्र। तो ये पुष्प हो गया। तो आगे देखते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, परागन कहलाता है। यानी क्या कह रहा है? यदि परागकण का ये परागकोश से, ये हुआ परागकोश, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। पूछेगा परागन किसे कहते हैं? जब परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक का पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, ये सही है। पहला जैसे क्या है? ये स्त्री केसर भाग हुआ, ये जो हुआ जो है वर्तिकाग्र हुआ, और वर्तिका ये जो हुआ, जो पाइप जैसा होता है इसे वर्तिका कहते हैं। ये हुआ वर्तिकाग्र, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वर्तिकाग्र, ये हुआ वर्तिका, और ये जो हुआ अंडाशय। तो ये जो है स्त्री केसर है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते। अंडाशय ये में बीजांड मतलब बीज, इस प्रकार थोड़े थोड़े से बटा बहुत ज़्यादा बीज हो सकते हैं, तो ये भी सही है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में ही होता है। क्या होता है? बीजांड। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्म से
युग्म नज बनता है, जबकि अलैंगिक जनन में ना तो नर मादा दोनों होगा, नहीं होगा। अलैंगिक ना नर होगा ना मादा होगा। तो यहाँ बोल रहा है अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मनज बनता है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए लैंगिक जनन, यहाँ लैंगिक जनन नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। वही गलत ऑप्शन को कहा गया था असत्य कथन। तो ऑप्शन डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप केसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। क्या कहते हैं? जो नर युग्मक। नर युग्मक का भाग कौन है? कभी कभी ये पूछ लेता है। नर युग्मक का भाग पराग का परागकोश हो गया, परागकण हो गया, ये नर युग्मक का भाग है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र पूछेगा। स्त्री केसर यानी मादा का जो है कौन सा अंग है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों जो है स्त्री केसर का भाग है। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्म से युग्मनज बनता है, जबकि वहाँ जो अभी लिखा था अलैंगिक जनन में 16 नंबर क्वेश्चन देखने को जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। तो सही लग रहा है। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। ये भी सही, ये भी सही। दोनों जो है कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी अन्य पुष्प पर बैठते तो पुष्प वर्तिकाग्र पर कुछ परागन गिर जाते हैं। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन किसे कहते हैं? जैसे मान लिया जाए ये पुष्प, ये जो है पुष्प हो गया और ये जो है क्या है? मादा जननांग। ये हुआ वर्तिकाग्र, यहाँ पर क्या है? वर्तिकाग्र। और थोड़ा इस प्रकार निकला है, ये हुआ परागकोश और ये हुआ इसमें जो है परागकण है। जब परागकोश से परागकण का मिलना परागन कहलाता है। जिस यही फूल से इसी फूल में परागकोश का परागकोश से परागकण का एक ही फूल में है। परागकोश भी है, परागकण है, दोनों एक फूल में है। उसमें क्या हुआ? उसी फूल के परागकोश से परागकण का कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागन कहते हैं, यानी स्वपरागन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे क्या होता है, हवा के द्वारा परागन होता है। कुछ कीट भक्षी द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। जैसे ये फूल हुआ, इसमें कुछ कीट बैठा, इसी टाइप का फूल दूसरे उड़कर ये कीट दूसरे पेड़ पर पहुंचा। यही चीज का पौधा, जैसे मान लिया जाए आम का पेड़ है, आमी के पेड़ वाले पौधे में जाकर ये कीट दूसरे आम वाले पेड़ में बैठा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से इसके पैर उर में परागकण लगा और दूसरे वाले पेड़ में जाकर वर्तिकाग्र तक इसके पैर उर से मुंह से किसी तरह से जाकर गिर गया। तो इससे क्या हुआ? यानी क्या हुआ? परागकण हो गया।
सामान्यतः परागकणों से गुण सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बाहर ले जा सकते हैं। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। ये सही है। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। दोनों सही हैं। किसी अन्य पुष्प पर बैठे हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागकण कहते हैं। इसे पर परागन कहते हैं। नए एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिकाएं डैश कहलाती है, युग्मनज कहलाते हैं। जब नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा, युग्मन मतलब जोड़ द्वारा, जब नर व मादा दोनों का जोड़ देते हैं इनसे जो बनी जो कोशिका जो होती है युग्मनज होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केशन वर्तिका और अंडाशय होते हैं जो अंडाशय में एक या एक अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रिया ये कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन मतलब संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाते हैं। बनी कोशिका युग्मनज कहलाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? भ्रूण में विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या क्या लाभ होता है? यानी पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से क्या क्या लाभ होते हैं? एक ही प्रकार के पादप के नवोभिद्धों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित करने में सहायक होता है। नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता करता है। नए आवासों के अधिग्रहण में क्या करता है? सहायता करता है। प्राकृतिक में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन केवल पवन द्वारा होता है, जबकि गलत। यहाँ में असत्य कथन की पहचान बोला 4 कथन नंबर गलत है। अब कैसे? प्रकीर्णन में प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन केवल पवन द्वारा नहीं कीटों के द्वारा हो सकता है। अन्य पक्षियों के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो। पवन तो बताया गया।
तो इसलिए जो है अन्य विधि से हो सकता है, केवल पवन के द्वारा नहीं। विचार में इस परिस्थितियों में क्या होगा? पादप के नवोवृद्धों, जैसे नए उगे पौधे को क्या होते हैं, नवोवृद्धों के बीच धूल, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या होता है, लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोवृद्धों मतलब नए उगे पौधे, नवोवृद्धों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होती है, ताकि वे नए आवास में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कर। कौन सा कथन गलत? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं, ये सही है। बीजांड से बीज विकसित होता है, ये भी सही है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है, ये भी सही है। इनमें से कोई कथन जो है गलत नहीं, असत्य नहीं है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। बीजों का प्रकीर्णन, प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा, वायु द्वारा कुछ हल्के रोम युक्त बीज जैसे आख, जिसे मदार कहते हैं, सूरजमुखी, सहजन, डोमेस्टिक तथा द्विफल मेफिल के बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। जल द्वारा जिन फलों का आवरण स्पंजी तथा तंतुमयी होता है, वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ऐसे नारियल हैं। तीन जो कह रहा है, जंतुओं द्वारा कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और जंतु इन्हें दूर स्थान तक बिखेर देती हैं, जैसे यूरेना एवं जेंथियम। यूरेना और क्या है, जेंथियम। फलों के फटने द्वारा एरंड और बाल्सम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं और इनमें स्थित बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, सभी कथन जो हैं सही है। ये सभी कथन क्या हैं? सही हैं। इनमें जो दिया गया सभी कथन क्या है? सही है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, जिसे ड्रमस्टिक, तथा द्विफल, जिसे कहते हैं मेपील,
जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आँख मदर के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थान, सुदूर मतलब दूर, सुदूर स्थान तक चले जाते हैं। और कुछ बीज जल द्वारा परिवर्तित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, जिनका जल के द्वारा होता है। ऐसे बीज अथवा फलों का आवरण क्या होता है? स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में पलवन, यानी पलवन मतलब तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते। उदाहरण के लिए नारियल के कुछ बीज तंतुओं द्वारा परिवर्तित होते हैं। क्या आता है? परिवर्तित है। विशेष रूप से कंटकी, जिसे कांटेदार कहते हैं, बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं जैनथियम। कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज परिवर्तित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। 9वां चैप्टर जो है नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, जो है